हेलो दोस्तों। ये मैं ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर को आज शुरू करने जा रहा हूँ। ट्वेल्थ में आपको बेसिकली जो है 5 ब्रांचेज फिजिक्स के स्टडी करने हैं, जिनमें से पहला ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरे ब्रांच का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरे ब्रांच का नाम है मैग्नेटिज्म, चौथे ब्रांच का नाम है ऑप्टिक्स और पांचवें ब्रांच का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये पांच ब्रांचेज आपको ट्वेल्थ में पढ़ने हैं और उसी 5 ब्रांच में से पहला जो ब्रांच है फिजिक्स का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसमें 3 चैप्टर हमें स्टडी करने हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच आज शुरू करेंगे और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड। तो ये हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो पहले ही यूट्यूब पर मेरा मौजूद है, लेकिन जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसको मैं डिलीट नहीं करा, उसको भी रहने दूंगा। और उसमें आवाज़ बहुत कम था। मैं पहली बार यूट्यूब वीडियो बना रहा था तो उसमें आवाज़ का क्वालिटी बहुत लो हो गया था और बहुत लोगों को वीडियो तो पसंद आया, लेकिन आवाज़ क्वालिटी कम होने की वजह से वो लोग ठीक से देख नहीं पा रहे थे या उनको मुश्किल हो रहा था। तो मैंने फिर से वही फर्स्ट वीडियो को दोबारा जो है फिर से मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। तो जिससे कि जो लोग फर्स्ट वीडियो जो मैंने पहले डाला था अगर उसमें आपको कोई तकलीफ़ हो, समझ में ना आए, तो ये नए वीडियो से आप समझ सकते हैं। इसमें आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई पड़ेगा। पहले वाले वीडियो में आवाज़ स्पष्ट नहीं था, आवाज़ लो था। हालांकि वो उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे व्यूज़ मिले और बहुत लोगों ने पसंद किया, लेकिन आवाज़ के क्वालिटी के कमज़ोर रहने से लोगों को थोड़ा सा ये निराशा लगा कि इसमें थोड़ा आवाज़ और सही होता तो और अच्छा लगता। तो इसलिए मैं ये दूसरा वीडियो फिर से यूट्यूब पर डाल रहा हूँ और ये जो वीडियो है वो ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। ऑलरेडी मेरा ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन अगर उसको आप देख रहे हों और आवाज़ साफ ना समझ में आए तो ये वीडियो आप देखें और इस वीडियो में आपको आवाज़ एकदम बिल्कुल स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ट्वेल्थ का जो फर्स्ट ब्रांच हम लोग स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स का वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में जैसे मैंने पहले कहा कि 3 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, दूसरे चैप्टर का नाम है गॉसस लॉ और तीसरे चैप्टर का नाम है कैपेसिटर। तो हम लोग ये जो है पहला चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिभाषा डेफिनेशन क्या होता है। It is that branch of physics in which we study about charge in rest। यानी आप कह सकते हैं कि यह वैसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज इन रेस्ट के बारे में। यानी हम लोग इस ब्रांच में बेसिकली जो चार्जेज रेस्ट में होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं तो अभी आप समझ लें कि जब हम लोग कोई भी एक चार्ज पार्टिकल जो है या कोई स्टैटिक चार्ज जो है अगर वो रेस्ट में है, कोई चार्ज अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो वो क्या क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकता है वो हम लोग इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। जैसे कोई एक चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगाएगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, साथ ही साथ वो रेस्ट वाला चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल क्या होगा, ये सब हम लोग इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। अब रहा बात की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्स, ये सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी बस इतना समझ लें कि अगर ये कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में हो तो वो चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होगा तो वो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है वो हम लोग इस ब्रांच में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक और स्टैटिक माने होगा स्थिर यानी रुका हुआ। तो रुका हुआ चार्ज पार्टिकल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। तो ये था शुरुआती। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट। इन दिस branch we study about electric force between static charge particles, electric potential due to a static charge particle, electric intensity due to a static charge particle etc। यानी इस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स
स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो उत्पन्न होगा स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के कारण, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो उत्पन्न होगा स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के कारण इत्यादि। यहाँ पर देखिए एक गलती लिखा हुआ था, वो मैं सुधार देता हूँ। ये पोटेंशियल लिखा हुआ है, यह स्पेलिंग में टी होगा। और हाँ, जो भी मैं वीडियोज बना रहा हूँ उन सब का जो पेजेज है, जितने पेज मैं स्टडी करवाऊँगा उन सभी पेजेज का PDF फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता जाता हूँ। आप PDF फाइल का जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको टच करेंगे, और अगर आपके फ़ोन में PDF व्यूअर या PDF रीडर होगा तो ज़रूर वो आप फाइल ओपन हो जाएगा, उसको देख करके आप नोट्स बनाते चलेंगे। तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेफिनेशन में देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग वैसे चार्जेज के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट में होते हैं। अब सवाल है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज होता क्या है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम लोग आते हैं, समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो लिखा हुआ है चार्ज इज अनडिफाइंड टर्म। देखिए ये चार्ज जो है, चार्ज का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अब तक जो साइंस ने डेवलपमेंट किया है इस साइंस में अभी तक चार्ज का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तय नहीं हो सका है। मैं आपको बता दूं कि 3 ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका अभी तक कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है, कोई एक सर्वमान्य डेफिनेशन, यूनिवर्सल डेफिनेशन तय नहीं हो सका है। वो 3 क्वांटिटीज कौन कौन से हैं? एक तो यही चार्ज जो है वो एक अनडिफाइंड टर्म है, साथ ही साथ टाइम और मास भी अनडिफाइंड टर्म है। यानी चार्ज, टाइम और मास ये तीनों आज भी अनडिफाइंड है। लोअर क्लासेज में अगर आपने चार्ज का या मास का या टाइम का डेफिनेशन अगर पढ़ा होगा तो वो काम चलाऊ डेफिनेशन हुआ करते थे, वो जो है सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए हुआ करते थे। एक यूनिवर्सल डेफिनेशन अभी भी तय नहीं हो सका, इसलिए चार्ज एक अनडिफाइंड टर्म है। अच्छा, चार्ज तो अनडिफाइंड है, लेकिन चार्ज्ड बॉडीज किसे कहते हैं? चार्ज्ड बॉडीज या चार्ज्ड पार्टिकल्स क्या होते हैं वो हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए आगे यही लिखा हुआ है कि इफ ए बॉडी और पार्टिकल हैज डिफिशियंसी और सरप्लस दैट इज एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंपैरिजन टू नॉर्मल और न्यूट्रल स्टेट देन द बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड और इलेक्ट्रीफाइड। देखिए यदि कोई बॉडी या कोई पार्टिकल जो है डिफिशियंसी रखता है यानी कमी रखता है, या सरप्लस यानी एक्सेसनेस यानी अधिकता रखता है, सरप्लस रखता है यानी एक्सेसनेस मतलब अधिकता रखता है इलेक्ट्रॉन्स का नॉर्मल या न्यूट्रल कंडीशन की तुलना में, नॉर्मल या न्यूट्रल कंडीशन के कंपैरिजन में, तो वो बॉडी जो है कहलाता है कि वो चार्ज्ड है या इलेक्ट्रीफाइड है। यानी कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल कंडीशन की तुलना में या नॉर्मल सिचुएशन की तुलना में अगर इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन का यानी कमी रखता है, या इलेक्ट्रॉन का सरप्लस रखता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता रखता है, तो वो पार्टिकल या बॉडी कहलाता है कि वो चार्ज्ड है या इलेक्ट्रीफाइड है, यानी वो बॉडी आवेशित है। चार्ज्ड बॉडी यानी आवेशित वस्तु। तो ये हो गया चार्ज्ड बॉडी का डेफिनेशन। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि सामान्य तौर पे ये जो है नेचुरली हम लोग जानते हैं कि जो बॉडीज होते हैं हमारे आसपास, जो हम आम जीवन में वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, जो मैटर्स होते हैं, वो सब न्यूट्रल होते हैं। अब न्यूट्रल क्यों होते हैं? तो आप लोग पहले से जानते होंगे कि कोई भी एक बॉडी जो न्यूट्रल है उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की मात्रा बराबर होती है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसलिए उस बॉडी में नेट चार्ज 0 होता है। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल कंडीशन की तुलना में अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए नॉर्मल या न्यूट्रल कंडीशन की तुलना में, या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि वो बॉडी जो है आवेशित हो गया यानी चार्ज्ड हो गया। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज का भले ही डेफिनेशन नहीं हो, लेकिन ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय क्यू, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। यानी चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और इसको हम लोग सामान्यतः स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब। चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो तय किया गया है कूलम्ब। कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में, उनके सम्मानित करने के लिए हमने उनके नाम को ही यूनिट बना दिया चार्ज का। तो चार्ज जो है उसका एसआई यूनिट कूलम्ब है। कूलम्ब का सिंबल कैपिटल C लिखते हैं हम लोग, तो इस तरह से ये कूलम्ब का सिंबल हो गया। अच्छा, 1 कूलम्ब चार्ज
क्या होता है, 1 कूलम चार्ज कितना होता है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 कूलम चार्ज क्या है, तो 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज की मात्रा होती है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है इतने इलेक्ट्रॉन्स पर, उस चार्ज को हम 1 कूलम चार्ज कहते हैं। उसके बाद अदर जो यूनिट्स होते हैं चार्ज के वो देख लेते हैं। तो EMU माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू AB कूलम, यानी अगर कोई आपसे पूछ दे कि EMU ऑफ चार्ज क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है, क्या होता है, तो आप बोलेंगे AB कूलम। ये भी एक चार्ज का यूनिट है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं। और एक अगला यूनिट जो है वो है ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू होता है, इसी को हम स्टैट कूलम भी कहते हैं। तो ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, स्टैट कूलम। और इसमें 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम। और इसी तरह से 1 AB कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। तो ये हमने रिलेशंस लिख दिया कि 1 कूलम इज इक्वल टू कितना स्टैट कूलम होगा, 1 AB कूलम इज इक्वल टू कितना स्टैट कूलम होगा या कितना कूलम होगा। तो ये कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव्स में या कन्वर्जन में आपको इस्तेमाल करना हो तो वो ये रिलेशंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो देखेंगे आप प्रीवियस ईयर्स में, तो ये कई बार पूछा हुआ सवाल है, कई बार एग्जाम में आता रहता है, वो आप ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। तो ये था शुरुआती जानकारी चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि चार्ज तो बेसिकली अनडिफाइंड है, लेकिन अगर कोई भी बॉडी या पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रखता होगा या इलेक्ट्रॉन की अधिकता रखता होगा, इलेक्ट्रॉन का सरप्लस रखता होगा, तो वो बॉडी कहलाता है कि वो चार्ज्ड या इलेक्ट्रीफाइड है। और चार्ज का ऐसा यूनिट जो है वो कूलम्ब होता है। और चार्ज के अदर जो यूनिट्स हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वो भी हमने लिख दिया। और आपस में रिलेशन क्या होता है वो रिलेशन भी यहाँ पे लिख दिए गए हैं। इसी तरह से एक बात मैं बता दूं कि चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो होता है I/T। ये मैंने लिखा नहीं है, आगे आपको मिलेगा, लेकिन अभी आप जानें कि चार्ज का जो है डायमेंशनल फार्मूला वो होता है I/T, यानी कैपिटल I इंटू कैपिटल T। टाइप्स ऑफ चार्ज, अब हम चार्ज का टाइप्स यानी प्रकार के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको 2 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है किसी बॉडी पर, तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी पॉजिटिव चार्ज कभी अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्यों होता है, वो होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। और दूसरा है नेगेटिव चार्ज, यानी किसी बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो क्यों नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ड्यू टू सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से। तो किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से। और किसी भी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, तो ड्यू टू सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये बात हम समझ लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्यों आता है और नेगेटिव चार्ज सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्यों आता है। देखिए, होता ही ये है कि न्यूट्रल कंडीशन में कोई भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो मात्रा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के जो संख्या है वो इक्वल होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। अब होता यह है कि न्यूट्रल या नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होने पर बॉडी में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की संख्या भी, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बराबर होती है, और ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए बॉडी न्यूट्रल या जो है नॉर्मल कंडीशन में रहता है, न्यूट्रल कंडीशन में रहता है, चार्जलेस होता है, नेट चार्ज 0 होता है बॉडी पर। अब होता ये है कि आप ये समझें कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है, दूसरे बॉडी से पहले बॉडी में आ भी सकता है, लेकिन प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता। होता ये है कि प्रोटॉन जो होता है वो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में न्यूक्लियस में होता है।
और न्यूक्लियस में वो न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधा हुआ होता है। आगे चल कर के हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में ये बात पढ़ेंगे कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होने पर वो न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में बाउंडेड होते हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, सभी एक दूसरे के अट्रैक्शन में होते हैं, और इस अट्रैक्शन फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, यानी प्रकृति का सबसे मजबूत बल है। तो इसी वजह से इस स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स की वजह से प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर से निकल करके किसी अदर बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो इस तरह से प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। इसीलिए जब हम किसी एक बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे निकल करके दूसरे बॉडी में चले जाएं, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चले जाने से क्या होगा कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जबकि उस बॉडी में प्रोटॉन जितने थे पहले से, यानी पॉजिटिव चार्ज जितना था पहले से, वो मेंटेन रह जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चला गया। तो क्या हो गया कि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से इसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज चला आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की संख्या अधिक हो गई और नेगेटिव चार्ज घट गया। तो अभी इसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी होने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज चला आएगा। उसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है किसी बॉडी पर, तो होता यह है कि अगर किसी बॉडी में किसी दूसरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन बहुत सारे चले आएँ, तो इलेक्ट्रॉन के आ जाने से देखिए क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी ले आएगा। तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जबकि प्रोटॉन की संख्या उतना ही रह जाएगी जितना पहले थी। तो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज जितना पहले था उतना ही रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आ जाने से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन का सरप्लस हो जाने से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाने से क्या होगा कि बॉडी में नेगेटिव चार्ज चला आएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन के सरप्लस से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज चला आता है। ध्यान दीजिए, अब इस बात को आप समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने का। मेन फीचर्स ऑफ चार्ज, चार्ज के प्रमुख जो है गुण या प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। तो मेन फीचर्स ऑफ चार्ज क्या क्या हैं। पहला है चार्ज इज कंजर्व्ड। देखिए चार्ज जो है वो एक कंजर्व क्वांटिटी है, यानी इसका मतलब है कि ना तो आप चार्ज क्रिएट कर सकते हैं किसी तरीके से, और ना ही आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ चार्ज को एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चार्ज जो है वो एक कंजर्व क्वांटिटी है, इसको केवल एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, डिस्क्राइब किया गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यह केवल एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब इस बात को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे देखिए यूरेनियम 238 जो है, ये एक यूरेनियम 238 जो है, और इसका एटॉमिक नंबर है 92, यानी प्रोटॉन की संख्या इसमें होती है 92, और इसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 238 है। ये क्या होता है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये यूरेनियम डिके हो जाता है, डिके यानी टूट जाता है थोरियम और हीलियम के रूप में। तो जब ये यूरेनियम के रूप में जब था तो इसके पास 92 इलेक्ट्रॉन्स थे और 92 प्रोटॉन्स भी थे, 92 इलेक्ट्रॉन्स और 92 प्रोटॉन्स थे। उसी तरह से जब ये यूरेनियम थोरियम और हीलियम के रूप में ब्रेक हो गया, तो जब थोरियम हमारे पास बना उसके पास भी 90 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज जो है वो है स्मॉल ई, हम मान लेते हैं अपने सुविधा के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसको हम सिंबॉलिक रूप से स्मॉल ई मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज बिफोर डीके, यानी जब ये यूरेनियम के रूप में था और इसके पास 92 इलेक्ट्रॉन्स थे और एक इलेक्ट्रॉन के पास अगर चार्ज हम स्मॉल ई मान लेते हैं, तो टोटल चार्ज बिफोर डीके, डीके मतलब टूटना, तो यूरेनियम के टूटने से पहले जो टोटल चार्ज
चार्ज होगा वो हम लोग लिखेंगे 92e। 92e यानी एक इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज को हम स्मॉल e मानेंगे, और 92 चूँकि इलेक्ट्रॉन्स थे तो टोटल चार्ज होगा 92e। और फिर उसके बाद जब ये डिके हो गया थोरियम और हीलियम के रूप में, तो टोटल चार्ज आफ्टर डिके हम लोग लिख सकते हैं थोरियम के लिए 90e और हीलियम के लिए 2e। तो ये इस तरह से जोड़ने पर यानी ऐड करने पर हो गया 92e। तो आपने देखा कि जब ये यूरेनियम के रूप में था तब भी इसके पास 92e चार्ज था, और जब ये थोरियम और हीलियम के रूप में ब्रेक हो गया तो टोटल चार्ज आफ्टर डिके जो है वो भी 92e है। यानी चार्ज यहाँ ज्यों का त्यों रह गया। तो यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है कि वेयर E इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी E जो है, जैसा मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि E जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है वन इलेक्ट्रॉन पर का। तो इस तरह से चार्ज हम देखते हैं कि डीके से पहले भी 92e था और डीके के बाद भी चार्ज 92, यानी चार्ज कंजर्व रह गया। तो इसीलिए कहा गया है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज जो है वह कंजर्व क्वांटिटी होता है। आते हैं दूसरे पेज पर, और अगला जो प्रॉपर्टी है चार्ज का, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इसका क्या मतलब है, चार्ज क्वांटाइज्ड क्या है, इस बात को ऐसे समझें आप। एग्जाम में अगर आ जाए कि एक्सप्लेन चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो आप ये पूरा लिखेंगे जो मैंने लिखवा दिया है, ये डायरेक्ट आंसर है। अगर एग्जाम में अगर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो टोटल आप ये लिख देंगे। इसी तरह से अगर एग्जाम में ये आ जाए कि एक्सप्लेन चार्ज इज कंजर्व्ड विथ एन एग्जाम्पल, तो आप पीछे वाला जो पहला प्रॉपर्टी था वो टोटल लिख देंगे। तो देखते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्या है वो बाद में हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वन क्वांटा ऑफ चार्ज क्या होता है। वन क्वांटा ऑफ चार्ज होता क्या है उसके पहले हम लोग दिमाग में बैठा लेते हैं। तो वन क्वांटा ऑफ चार्ज इज इक्वल टू लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए वन क्वांटा चार्ज या वन क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, या आप ये बात जान लें कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है उसे हम वन क्वांटा चार्ज कहते हैं, और इसे हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं। और स्मॉल e का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये प्रोटॉन का होता तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव नेगेटिव ना लिख के सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम E से डिनोट करते हैं, और इस अमाउंट ऑफ चार्ज को, इस चार्ज की मात्रा को कहा जाता है वन क्वांटा ऑफ चार्ज। जैसे आपने सुना होगा कि वन डोजन यानी एक दर्जन बराबर होता है 12 थिंग्स, 12 वस्तुएं। एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं। वैसे ही वन क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है, तो वन क्वांटा ऑफ चार्ज को हम लोग E से डिनोट करेंगे, और इसका वैल्यू होता है, वन क्वांटा चार्ज होता है, वन क्वांटा चार्ज कोई पूछ दे आपसे तो आप बोलेंगे कि वन क्वांटा चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको, इस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम कहते हैं वन क्वांटा चार्ज। और ये चार्ज किस पे पाया जाता है, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन पर या फिर एक प्रोटॉन पर। तो ये हमने सीखा कि वन क्वांटा ऑफ चार्ज किसे कहते हैं। अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड जो स्टेटमेंट है उसको समझ लेते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ इसको एक्सप्लेन यहाँ से किया गया है कि चार्ज इज always found in form of quantas, that is 1 quanta 1e, 2 quanta यानी 2e, 3 quanta that is 3e, 4 quanta that is 4e and so on। तो इसका स्टेटमेंट जो है उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि चार्ज इज ऑलवेज फाउंड इन फॉर्म ऑफ क्वांटाज, यानी चार्ज जो है वो हमेशा क्वांटाज के रूप में पाया जाता है। यानी 1 क्वांटा, 2 क्वांटा, 3 क्वांटा, 4 क्वांटा, 5 क्वांटा, इस तरह से चार्ज पाए जाते हैं। अच्छा, चार्ज हमेशा क्वांटा के रूप में पाया जाता है, लेकिन पौन क्वांटा या 2.5 क्वांटा या 3.5 क्वांटा
इस तरह का चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। जब भी चार्ज पाया जाएगा किसी बॉडी पर तो वो इसी रूप में पाया जाता है। किस तरीके से? या तो 1 क्वांटा, या उससे बड़ा क्या होगा 2 क्वांटा, उससे बड़ा चार्ज क्या होगा 3 क्वांटा, उससे बड़ा क्या होगा 4 क्वांटा, 5 क्वांटा, 6 क्वांटा। यानी चार्ज हमेशा नेचुरल नंबर के रूप में पाया जाएगा 1 2 3 4 5 6 क्वांटाज के रूप में। और कभी भी ये पौन क्वांटा या हाफ क्वांटा या जो है 3.5 क्वांटा या 2.5 क्वांटा इस तरह का चार्ज नहीं पाया जाता, यानी फ्रैक्शनल चार्ज नहीं पाया जाता। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट मीन्स चार्ज इज ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ Q इज इक्वल टू एन इन टू ई। ये देखिए इसी बात को, यानी चार्ज इज ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाज को ही हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट मीन्स चार्ज इज ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज द इक्वल टू नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 etc एंड E इज इक्वल टू 1 क्वांटा चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि चार्ज हमेशा इस रूप में पाया जाता है। Q यहाँ पे हो गया चार्ज, N हो गया नेचुरल नंबर और E हो गया 1 क्वांटा चार्ज। यानी अगर N का वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो Q हो जाएगा 1E यानी 1 क्वांटा। अगर N का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो Q हो जाएगा 2E यानी 2 क्वांटा। N का वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हैं तो Q हो जाएगा चार्ज इज इक्वल टू 3E यानी 3 क्वांटा एंड सो ऑन। इस तरह से चार्ज पाए जाते हैं। एक यहाँ पे बात लिख दिया गया कि स्टार देकर चार्ज इज नॉट फाउंड इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ऑफ क्वांटा। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन ऑफ क्वांटा के रूप में नहीं पाया जाता। दैट इज Q इज नॉट इक्वल टू E/3 7E/4 2E/7 etc। यानी कभी भी चार्ज इस फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। जब भी पाया जाएगा तो किस फॉर्म में? क्वांटाइज्ड फॉर्म में, यानी 1 क्वांटा 2 क्वांटा 3 क्वांटा 4 क्वांटा एंड सो ऑन। चार्ज का मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर कोई आपसे पूछ दे कि चार्ज का मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड या मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होता है, तो आप बताएंगे कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है कितना? 1 क्वांटा। 1 क्वांटा जो है वो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है। 1 क्वांटा मीन्स 1E और 1E का मतलब क्या समझेंगे आप कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज। अगला जो है प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि रिपल्सन एंड अट्रैक्शन ऑफ चार्ज, यानी प्रतिकर्षण और आकर्षण चार्ज का। रिपल्सन एंड अट्रैक्शन ऑफ चार्ज, तो इसमें देखिए बहुत पुरानी बात है, आप लोग बचपन से ही ये जानते होंगे कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स। यानी लाइक चार्जेज माने समान जो आवेश होते हैं, लाइक जो चार्जेज होते हैं समान आवेश, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वाइल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि असमान चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के द्वारा। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह जो फोर्स है, ये जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है दो चार्जेज के बीच में, इस फोर्स को कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप देख लें कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों लाइक चार्जेज हो गए, समान आवेश हो गए, और ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगा देंगे। यानी यहाँ लिख दिया गया है कि रिपल्सन, दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ये लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाले पे F फोर्स लगा दिया, उसी तरह से राइट वाले ने लेफ्ट वाले पे F फोर्स लगा दिया, तो ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा देते हैं। और चूंकि सिमिलर चार्जेज हैं यानी लाइक चार्जेज हैं, तो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगा देंगे। उसी तरह से ये भी निगेटिव और निगेटिव दोनों लाइक चार्जेज हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स F अप्लाई कर दिए हुए हैं। इसी तरह से अब तीसरे फिगर में ये दिखाया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों, ये अनलाइक चार्जेज हैं, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे को F फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा ये फिगर में दिखाया जा रहा है। अगला पॉइंट था वेरिएशन ऑफ चार्ज डज नॉट अकर्स ड्यू टू वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। देखिए ये कहा जा रहा है कि वेलोसिटी के वेरिएशन की वजह से, वेलोसिटी के परिवर्तन होने की वजह से चार्ज का वेरिएशन नहीं होता। यानी अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल के पास टोटल 10 क्वांटा चार्ज है और अगर वो कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, अगर उसका वेलोसिटी बढ़ जाए, वेलोसिटी वेरी हो जाए, वेलोसिटी बढ़ जाए या वेलोसिटी घट जाए, तो उसके चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका टोटल चार्ज 10 क्वांटा ही मेंटेन रहेगा। इसलिए वेरिएशन ऑफ चार्ज डज नॉट अकर्स,
ड्यू टू वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, यानी चार्ज का वेरिएशन नहीं होता है वेलोसिटी के वेरिएशन से। और फिफ्थ नंबर यहाँ पॉइंट है कि चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेज जो हैं वो एडिटिव होते हैं नेचर में, प्रकृति में वो एडिटिव नेचर वाले होते हैं, यानी उनको जोड़ा जा सकता है। इट मीन्स टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्राइक एडिशन ऑफ ऑल चार्जेज प्रेजेंट इन द सिस्टम। इसका मतलब है कि जो टोटल चार्ज होता है किसी सिस्टम का वह इक्वल होता है, वह बराबर होता है सारे चार्जेज के अलजेब्राइक एडिशन के बराबर। यानी सारे चार्जेज जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज जितना भी सिस्टम में है, अगर टोटल चार्ज पता करना है तो सारे चार्जेज को आप ऐड कर दें तो इससे टोटल चार्ज पता चल जाएगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, यानी किसी बॉडी का चार्जिंग कैसे किया जाएगा, किसी बॉडी को आवेशित कैसे करेंगे, चार्ज कैसे करेंगे। देयर आर 3 मेथड्स बाय विच अ बॉडी कैन चार्ज, यानी 3 तरीके हैं जिनसे कि एक बॉडी जो है चार्ज किया जा सकता है, एक बॉडी को, एक वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। दे आर फॉलोइंग, ये जो 3 प्रकार हैं वो ये है। पहला है चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय रबिंग और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 3 तरीके, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इन 3 तरीकों से हम लोग किसी बॉडी को आवेशित या चार्ज कर सकते हैं। अब ये एक एक करके देख लेते हैं कि ये तीनों तरीके हैं क्या, किस तरीके से हम लोग बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए पहला तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इफ़ एन अनचार्ज्ड बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ अ चार्ज्ड बॉडी देन ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम चार्ज्ड टू अनचार्ज बॉडी। यानी एक अनचार्ज्ड बॉडी को अगर रख दिया जाता है संपर्क में किसी चार्ज्ड बॉडी के, यानी अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के संपर्क में रख दिया जाता है, तो देन ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, तब चार्ज का ट्रांसफ़र होता है चार्ज टू अनचार्ज बॉडी, यानी चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ। इन दिस वे द अनचार्ज्ड बॉडी गेट्स चार्ज, इस तरीके से अनचार्ज बॉडी जो है चार्ज अप हो जाता है। चार्जिंग बाय दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस तरीके से चार्ज होने को, इस मेथड से चार्ज होने को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसको आप फिगर से समझें। ये एक चार्ज बॉडी है, इसके पास टोटल चार्ज था Q, और ये कोई अनचार्ज बॉडी है, इसके पास 0 चार्ज है। अब ये बिफोर कॉन्टैक्ट में रखने से पहले का डायग्राम हो गया। अब क्या हुआ कि हम लोग इन दोनों को सटा के रख देंगे, इन दोनों को कॉन्टैक्ट में रख देंगे। जैसे ही कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो कुछ चार्ज इस चार्ज बॉडी वाले से निकल करके अनचार्ज वाले की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं कि इसमें से Q चार्ज में से Q1 इसके पास चला गया जब हमने दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा, तो इसके पास अगर Q1 चला गया तो इसके पास क्या बचेगा, Q माइनस Q1। तो दूसरे फिगर में आफ्टर कॉन्टैक्ट ये दिखा दिया गया कि फर्स्ट के वाले के पास अब चार्ज है Q माइनस Q1 और दूसरे वाले के पास चार्ज हो गया था Q1। यानी मान लिया गया हाँ कि यहाँ से इस वाले में से Q1 चार्ज इसमें शिफ्ट हो गया सटाने पर, तो इसके पास Q1 आ गया और इसके पास बच गया Q माइनस Q1। अब ये तो चार्ज है ही और ये भी चार्ज अप हो गया। तो ये इस तरीके से किसी बॉडी को जब चार्ज करते हैं तो इस विधि को, इस मेथड को कहा जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय रबिंग, यानी रगड़ने से चार्ज करना। तो इफ़ 2 न्यूट्रल और अनचार्ज्ड बॉडीज रब विथ ईच अदर देन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी दो अगर न्यूट्रल या अनचार्ज्ड बॉडीज आपस में एक दूसरे से रब किए जाते हैं, एक दूसरे से रगड़े जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है रगड़ने से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का। और द बॉडी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज किया उसमें इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाने की वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। बट इट्स मास इज स्लाइटली डिक्रीज, लेकिन जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका मास स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ एक बॉडी में से जो है इलेक्ट्रॉन, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है त्यागेगा, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कुछ मास भी ले जाएगा। तो इस तरह से जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, लेकिन इसका मास स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। स्लाइटली माने जरा सा घट जाता है। द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। बट इट्स मास इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, लेकिन इसका जो मास है वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑब्वियस बात है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन का
सरप्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेसनेस हो जाएगा, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा कि उस बॉडी का मास स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन टू बॉडीज इज इक्वल बट साइन ऑफ चार्ज इज अपोजिट। क्या होता है कि ऐसे केस में जब दो न्यूट्रल या अनचार्ज बॉडीज को हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। यानी ये हमने फिगर दिखा दिया कि आफ्टर रबिंग एक के पास अगर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे के पास आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। यानी अब इसको आप दिमाग में रखेंगे कि दो अगर न्यूट्रल या अनचार्ज बॉडीज आपस में रब किए जाते हैं, एक दूसरे से रगड़े जाते हैं, तो वो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक्वायर कर लेंगे। अगला मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी इज केप्ट वेरी क्लोज टू अ चार्ज्ड बॉडी देन अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अपीयर्स ऑन द फ्रंट फेस ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी। यानी अगर एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी को बहुत नज़दीक रखा जाता है, बहुत क्लोज रखा जाता है किसी चार्ज्ड बॉडी के, तो अपोजिट नेचर वाला चार्ज प्रकट हो जाता है अनचार्ज बॉडी के सामने वाले फेस पर। इन दिस वे अनचार्ज बॉडी गेट्स चार्ज। इस तरीके से अनचार्ज बॉडी जो है वो चार्ज अप हो जाता है। चार्जिंग बाय दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस विधि से चार्ज करने को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इस बात को आप फिगर से समझें कि ये एक चार्ज बॉडी है, इसके पास टोटल चार्ज है Q, और ये कंडक्टिंग मेटालिक बॉडी है, और Q चार्ज में से Q/2 चार्ज इसके लेफ्ट सरफेस पर मौजूद है, इसके राइट सरफेस पर एक्चुअली है। तो Q/2 चार्ज राइट सरफेस पर और Q/2 चार्ज लेफ्ट सरफेस पर मौजूद है। ये चार्ज्ड है और ये अनचार्ज कोई बॉडी है, और ये दोनों काफ़ी दूर दूर एक दूसरे से रखे गए हैं। बिफोर चार्जिंग ये हमने लिख दिया फिगर में कि अभी चार्ज नहीं किया गया, इसको अभी नज़दीक हम लोग नहीं रखे हैं। अब क्या करना है कि देखिए इस अनचार्ज वाले बॉडी को इस चार्ज बॉडी के बहुत नज़दीक लाना है। बहुत नज़दीक लाना है मतलब टच नहीं करना है, सटाना नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना नज़दीक आप ला दें। तो देखिएगा क्या कि जैसे ही अनचार्ज बॉडी जो है उसको इसके नज़दीक ला के रखा जाएगा तो इसके सामने वाले फेस पर क्या होगा कि अपोजिट नेचर वाला चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। तो ये दूसरे फिगर में देख लेते हैं कि ये तो चार्ज था ही, इसके सामने वाले सतह पर पॉजिटिव Q/2 चार्ज था। चार्ज को हम लोग कैसे दिखाते हैं? तो प्लस 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 का साइन बना दिया गया है। इसका मतलब कि ये जो सामने वाला फेस है इस पर पॉजिटिव Q/2 चार्ज मौजूद है। और अब जब हमने ये अनचार्ज बॉडी को बहुत नज़दीक ला दिया तो इसके फ्रंट फेस पर देखिए अपोजिट नेचर वाला चार्ज आ गया। यानी यहाँ अगर प्लस Q/2 चार्ज है और अगर ये आइडेंटिकल बॉडी है तो इसके सामने वाले सतह पे माइनस Q/2 चार्ज अपीयर हो जाएगा। और ये माइनस Q/2 चार्ज सामने वाले फेस पर है, फ्रंट फेस पर तो अपीयर हो जाएगा, लेकिन उतना ही पॉजिटिव चार्ज अपोजिट फेस पर भी उत्पन्न हो जाएगा। यानी अपोजिट फेस पर प्लस Q/2 चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि हमने इसको किसी के साथ रगड़ा नहीं, किसी के साथ जो हमने टच नहीं किया है, इसलिए इसका नेट चार्ज पहले भी जीरो था और बाद में भी जीरो होना चाहिए। इसी वजह से अगर फ्रंट फेस पर माइनस Q/2 चार्ज अपीयर हो गया तो अदर फेस जो है, जो अपोजिट फेस है, उस पर पॉजिटिव Q/2 चार्ज अपीयर हो जाएगा। और इस तरह से अब ये भी चार्ज अप हो चुका है, अब ये भी आवेशित हो चुका है। हालांकि इसका नेट चार्ज अगर आप जोड़ते हैं तो प्लस Q/2 और माइनस Q/2 नेट चार्ज अभी भी जीरो है, लेकिन अब ये आवेशित हो चुका है। क्योंकि अगर सोचें आप कि अगर इसके राइट साइड वाले सरफेस के नज़दीक अगर हम कोई दूसरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर यहाँ रखते हैं तो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये रिपेल करना शुरू कर देगा। अगर यहाँ पे हम एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। यानी अब ये चार्ज अप हो चुका है। तो इस तरीके से जब कोई बॉडी को चार्ज करते हैं तो इसको कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये तीन तरीके थे, तीन मेथड्स थे जिनके द्वारा आप बॉडीज़ को चार्ज अप कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये लास्ट पेज है इस वीडियो का। कॉन्सेप्ट देखिए लिख दिया गया है कि इफ़ चार्ज इज गिवन टू अ मेटल बॉडी देन दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ मेटल बॉडी। यानी अगर चार्ज दिया जाता है किसी मेटल बॉडी को तो यह जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बंट जाता है उस मेटालिक बॉडी के बाहरी सतह पर। देखिए इस बात को आपको याद रखना है कि अगर कोई मेटल बॉडी है यानी कंडक्टिंग बॉडी है और उसको कुछ चार्ज हम लोग सप्लाई करेंगे तो वो चार्ज उसके आउटर
सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखिए, जैसे हम किसी बॉडी को चार्ज, यानी मान लेते हैं कि हम किसी कंडक्टिंग बॉडी को, मेटल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज हमने सप्लाई कर दिया, तो होता क्या है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज हमने सप्लाई किया है, वो पॉजिटिव चार्जेज एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, और एक दूसरे से दूर भागेंगे रिपल्सिव फोर्स की वजह से। तो क्या होगा कि वो कहाँ तक एक दूसरे से दूर भाग सकते हैं? तो वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहना चाहेंगे रिपल्सिव फोर्स की वजह से। और इसी अधिकतम दूरी को प्राप्त करने के लिए वो क्या करेंगे कि उस मेटालिक बॉडी के आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी वे चार्जेज उस मेटल बॉडी के क्या होगा, अंदर में नहीं रहेंगे, इंटरनल वॉल्यूम में जमा नहीं होंगे, बल्कि उसके आउटर सरफेस पे चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यही बात कॉन्सेप्ट में लिखा गया था। अब है अगला टॉपिक, चार्ज डेंसिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। आवेश घनत्व बोलते हैं हिंदी में। तो 3 प्रकार के चार्ज डेंसिटी होते हैं। पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रति इकाई लंबाई जो है उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, और इसीलिए बेसिक फॉर्मूला इसका हम लोग लिख देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इसी को सिम्बॉलिक रूप में चार्ज को क्यू लिख देंगे, लेंथ को एल लिख देंगे। ये फिगर हमने ड्रॉ कर दिया है। फिगर में हमने दिखाया कि ये जो है कोई लीनियर बॉडी है, इसके पास टोटल चार्ज हम लोग मान लेते हैं कि क्यू है, और ये टोटल चार्ज क्यू है, इसका साथ में टोटल लंबाई एल था। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, क्यू बाई एल। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब पर मीटर। देखिए, क्यू जो है इसका यूनिट होता है कूलम्ब, और ये लेंथ है इसका यूनिट होता है मीटर, इसलिए लैम्डा का एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज गिवन एज। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हमको लिखना है तो पहले हम लोग लिख देंगे बड़ी ब्रैकेट में लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, बेसिक फार्मूला। और क्यू का यानी चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो होता है आई इंटू टी, यानी कैपिटल आई इंटू कैपिटल टी, और लेंथ का कैपिटल एल। अब ये एक लाइन में लीनियर वे में लिखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा आई टी एल टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए क्या है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरियल चार्ज डेंसिटी। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, ये रेशियो कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, या स्मॉल सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, यानी क्यू बाई ए। जैसे ये मान लीजिए कोई सरफेस वाला बॉडी है, इसके पास टोटल चार्ज क्यू है, इसका एरिया ए हमने मान लिया है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिख देंगे, चार्ज बाई एरिया यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। और इस तरह से इसका एसआई यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिखेंगे आई टी एल टू द पावर -2। और अंत में है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये है द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय रो, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। अब ये रो इज इक्वल टू लिख देंगे चार्ज बाई वॉल्यूम, यानी क्यू बाई वी। जैसे ये कोई वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है, इसके पास टोटल चार्ज क्यू है, इसका वॉल्यूम हमने वी मान लिया था, तो रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी चार्ज बाई वॉल्यूम लिख देंगे। एसआई यूनिट इसका है कूलम्ब पर मीटर क्यू, और इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्या चार्ज के लिए आई टी लिख देंगे डायमेंशनल फार्मूला, और वॉल्यूम के लिए एल टू द पावर 3, ये लीनियर इक्वेशन लिखेंगे आई टी एल टू द पावर -3। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये था पहला वीडियो और 12th के फर्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो। ऑलरेडी ये 12th के फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है वो यूट्यूब पर मौजूद है, काफ़ी सारे व्यूज़ भी हैं। उसमें साउंड क्वालिटी थोड़ा वीक है, और इसीलिए साउंड बहुत स्लो भी बोला गया था, इसलिए इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये नया वीडियो बनाया, और इस वीडियो को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट वीडियो देखकर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका ये वाले वीडियो को आप देखें, इसमें आपको एकदम बिल्कुल साफ सब कुछ दिखेगा, साफ आवाज़ सुनाई पड़ेगा। तो
मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और आपसे उम्मीद है कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आप इस तरह से मेरा प्रोत्साहन करेंगे, मैं अभी बहुत नया हूँ यूट्यूब पर, और अभी मैंने जैसे तैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी के तहत ये जो है वीडियो बनाना शुरू किया है। और अगर आपको पसंद आता है, इस लॉकडाउन में मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं, तो मैं और अच्छे क्वालिटी के और ज़्यादा बेस्ट वीडियोज़ आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।